आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट में शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम के साथ में। केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम जो कि 6 ग्रुप का मेंबर है और इसे रोमन लेटर में 6b का मेंबर भी कहा जा सकता है। और ये जो क्रोमियम है इसके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम और मैंगनीज तो ऐसे एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। टंगस्टन की इतनी ये इम्पोर्टेंस है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इट्स अराउंड 3410 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसके इस हाई मेल्टिंग के कारण के कारण इससे जो बल्ब होते हैं उनमें वायर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्रोमियम जिसकी केमिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमियम की हम शुरुआत करें तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। क्रोमियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकी एलिमेंट्स में, मगर यहाँ पर s एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन d4 था तो रिलेटिवली अनस्टेबल था, परंतु एक इलेक्ट्रॉन यदि इसने यहाँ से यहाँ ले लिया तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फिल्ड हो गया और किसी भी एलिमेंट का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी वजह से इसके पास s में एक इलेक्ट्रॉन ही बचा, जिससे कहा इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 हो जाएगी। और यदि बाकी एलिमेंट को भी शामिल करती हूँ तो +2 +3 +4 +5 एंड +6। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये एलिमेंट स्टार्टिंग के ऐसे हैं जिनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जबकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो D में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और S में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होती है। इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इसकी। सबसे पहले +2 +3 एंड +6। इसके अलावा बची ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रिलेटिवली अनस्टेबल होती हैं। और इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इम्पॉर्टेंट है कि यदि क्रोमियम अपनी किसी कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में होता है तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रूप में काम करता है, और यदि कोई कंपाउंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्रोमियम रखता है तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। इसका ये मतलब कि अगर क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो चेंज होना चाहेगा क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए वो कहलाएगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह यदि क्रोमियम किसी कंपाउंड में अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चेंज होना चाहेगा, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कहलाएगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें इसकी प्रॉपर्टी शो होती है, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट वो कंपाउंड है जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, और क्योंकि अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेयर में +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए आसानी से +6 से +3 में चेंज हो जाता है, स्पेशली इन द एसिडिक मीडियम, और इस वजह से ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। जहाँ तक ये क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमने कहा सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
इनके कलर भी इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रीन कलर की आयन होती है, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रीन इन कलर। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि ये अपनी स्टेबिलिटी बेसिकली एसिडिक मीडियम में शो करता है। क्योंकि यदि इस क्रोमियम प्लस 3 आयन को, जो एक स्टेबल स्टेट मानी जाती है क्रोमियम की, यदि बेसिक मीडियम में से लिया जाए तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके क्रोमियम प्लस 6 बना देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, जो याद रखना है कि ये भले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, +2, +3 एंड +6। ये जनरलाइज स्टेट में बात करें तो इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसका कलर ग्रीन होता है। क्रोमियम +2 +3 में चेंज होना चाहता है, जिसकी वजह से वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी +3 में चेंज होना चाहती है। इसलिए +6 का क्रोमियम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 कर देगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये ग्रीन कलर की आयन बेसिकली स्टेबल होती है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम में अगर इसको देखा जाए ये तो +3 से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कर देती है। क्रोमियम जो कहा गया 6th ग्रुप का मेंबर है, रोमन लेटर में 6b, नॉर्मल ग्रुपिंग नंबर भी दें तो 6 ही होती है। 2 और मेंबर हैं इसके, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। टंगस्टन इज नोन फॉर इट्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जो काफ़ी ज़्यादा है, 3410 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण इसे बल्ब में यूज़ किया था। आप जानते हैं कि जो बल्ब होती है उसमें लगातार हाई इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ज़रूरी है आप एक ऐसी चीज़ यूज़ करें जो जल्दी मेल्ट ना हो, इसलिए बल्ब जो होते हैं उनके वायर्स में टंगस्टन वायर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्रोमियम के ऑक्साइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम क्रोमियम के ऑक्साइड्स की बात करें तो क्रोमियम के ऑक्साइड्स में बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड देखे जाते हैं उनमें एक है CrO, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। दूसरा है Cr2O3, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अभी हमने ये देखा कि क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्रोमियम +3 के बाद बात करें तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट है CrO2, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। फिर आई CrO3, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो +3 के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल है, +6 में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, +2 में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। पर ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल है, क्योंकि अगर अल्कलाइन मीडियम यूज़ किया गया है तो अल्कलाइन मीडियम में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगी। और यदि अल्कलाइन मीडियम लिया गया है तो क्रोमियम +3 जो है क्रोमियम के कुछ ऑक्साइड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑक्साइड CrO, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। द नेक्स्ट ऑक्साइड Cr2O3, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। द नेक्स्ट वन CrO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड CrO3, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो जब क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाता है तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अभी हमने जो डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 होती है तो सबसे स्टेबल माना जाता है। और क्रोमियम ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जब +6 होती है तब क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, मगर यदि मीडियम अल्कलाइन है तो फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अगर एसिडिक मीडियम में आपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ली है तो वो स्टेबल है, और अगर आपने अल्कलाइन मीडियम लिया है तो अल्कलाइन मीडियम में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसलिए +3 से वो +6 में चेंज हो जाएगा।
तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट जब बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ शो करता है। जैसे फ्लोराइड्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं, उनके साथ में वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर इसे लेविस एसिड कैरेक्टर समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और लेविस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो क्रोमियम के का ये जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। क्रोमियम के ये दो ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और ये जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का। तो क्रोमियम के जो ऑक्साइड्स हैं एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं, उससे एक बात और कंफर्म हो रही है कि हमेशा मेटल जो है वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाए, बेसिक ऑक्साइड बनाए ज़रूरी नहीं होता, वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मैंगनीज को लेकर बात करेंगे तो मैंगनीज जब अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो उस ऑक्साइड में वो एसिडिक नेचर दिखाएगा, इसके बावजूद भी वो मेटल है। इसके अलावा कैटलिटिक प्रॉपर्टी में डिस्कस किया गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन में V2O5 वो भी मेटल होने के बाद भी एसिडिक नेचर दिखाता है क्योंकि वहाँ वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बात करें तो एक और चीज़ वही है कि क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, परंतु इसी के बाकी फैमिली मेम्बर्स यदि बात करें तो अगर हम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करते हैं तो मॉलिब्डेनम यदि ऑक्साइड बनाता है MoMo3 तो उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन भी एक ऑक्साइड बनाता है WO3, उसमें भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। पर जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये क्रोमियम दिखाएगा +6 के साथ, ये दोनों नहीं दिखाते। ये डेस्परेटली चाहता है कि इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए और +3 में चेंज हो जाए, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अनस्टेबल है एक्सेप्ट अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में ये स्टेबल होता है, पर अगर इन दो की बात की जाए तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल है, इसलिए ये नहीं कोशिश करते कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आसानी से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर पाता है। तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में रिलेटिवली प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हैं और वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, और वो जो है वो नहीं आसानी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करते। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर क्रोमियम की केमिस्ट्री में इन सारे ऑक्साइड्स और इन सब के अलावा ये बात आती है कि क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, या फिर क्रोमियम से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है। क्रोमियम इज़ नॉट अ प्योर मेटल जिसको लेकर हम बनाएंगे, हम एक कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड की मदद से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बनाएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। क्रोमियम की केमिस्ट्री हम 2 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम। किसी भी एलिमेंट का जो एक्सट्रैक्शन है वो मेटलर्जी का पार्ट होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव होने का नेचर में वो फ्री स्टेट से मिले इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ दें जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जिनका आरपी जो है बहुत ज़्यादा है। आरपी जब ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होती है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, काफ़ी कम रिएक्टिविटी इनकी, आसानी से रिएक्शन करके ये कंपाउंड्स नहीं बनाते, इसलिए नेचर में फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। पर बाकी मेटल्स जो होते हैं उनका आरपी जो होता है बहुत कम होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन सब के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं। और अगर इस केस में अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो हमें कुछ प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ती है जो मेटलर्जी के अंडर आती हैं, और उन्हें कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो पहला पॉइंट ये कि हम यहाँ देखेंगे कि क्रोमियम का उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और आर काइंड्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि जैसे हमने कहा कि मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नेचर में उनके फ्री स्टेट में मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, किसी न किसी से जुड़कर वो किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, और यदि वो कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे तो उस कंपाउंड फॉर्म को मिनरल कहा जाता है।
पर किसी मिनरल को पर्टिकुलरली और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अगर उस मिनरल से आप उस मेटल को प्रॉफिट के साथ और आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। एक तो आसानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम फेस करने पड़े उस मेटल को बाहर निकालने के लिए, तब भी नहीं कहेंगे। और दूसरा, अगर बहुत कॉस्टली है, जितने का मेटल नहीं निकला उससे ज़्यादा तो खर्चा हो गया, तो उसको निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आपका मिनरल ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उसमें आसानी से आप मेटल निकाल पा रहे हैं और दूसरा आप प्रॉफिट के साथ निकाल पा रहे हैं, तो उस मिनरल को आप और भी कह सकते हैं। ऐसे एक स्टेटमेंट है मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है, दैट इज ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जैसे FeS2 एक आयरन पायराइट करके आयरन का मिनरल है, बट इट्स नॉट द ओर ऑफ आयरन, क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा कम होता है, सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो आयरन का मिनरल तो है, पर एक तरह से वो आयरन का ओर नहीं है। तो हम जब ओर की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम भी क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ओर से, तो वो कौन सा ओर है जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? वो है क्रोमाइट ओर। द ओर नेम इज क्रोमाइट ओर। इस क्रोमाइट ओर को क्रोम आयरन स्टोन भी कहा जाता है, क्रोम आयरन स्टोन। तो इसे क्रोमाइट ओर कहते हैं या इसे क्रोम आयरन स्टोन भी कहते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला होता है इसका FeO.Cr2O3, या इसे साथ में भी लिखा जा सकता है। हम आयरन क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, FeCr2O4। तो ये है वो ओर, क्रोमाइट ओर, अनदर नेम क्रोम आयरन स्टोन। द फॉर्मूला इज FeO.Cr2O3 और FeCrO4। ये एक वो ओर है जिसके साथ हम क्रोमियम आसानी से और प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे इससे क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। बट साइमल्टेनियसली हम एक चीज़ और करना चाहते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट साथ में से डिस्कस किया जा रहा है कि पहली बात तो ये वो भी इसी ओर से बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों की स्टार्टिंग स्टेप सेम है, मतलब शुरुआती स्टेप इसकी सेम है, दो कॉमन स्टेप है। उसके बाद में आप थर्ड स्टेप वेरी कर देते हो। अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो रिएजेंट चेंज हो जाएगा, और यदि आपको क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो रिएजेंट चेंज हो जाएगा। पर हम ये पाएंगे स्टार्टिंग की स्टेप इसकी सेम होती है। तो हम क्रोमियम की मेटलर्जी में, क्रोमियम की केमिस्ट्री में हम ये दो चीज़ एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहला तो ये कि क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया था उसके और क्रोमाइट और से, अनदर नेम क्रोम आयरन स्टोन, फॉर्मूला FeO.Cr2O3 और FeCrO4। इसके साथ में ये भी कहा गया कि हम यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग स्टेप इन दोनों की सेम होती है। एक फ्लो चार्ट देखते हैं, उस फ्लो चार्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या रिएजेंट यूज़ किया जाता है, फिर हम इसकी इक्वेशन से इसको समझेंगे। फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले आता है आपका ओर, और वो ओर है आपका क्रोमाइट ओर, दैट इज FeO.Cr2O3। ये कुछ नाम है और फॉर्मूले हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और द क्रोम आयरन स्टोन, और इसमें स्टार्टिंग में जिससे पहले ऐड किया जाएगा वो ऐड किया जाएगा एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसकी क्वांटिटी जो हम थोड़ी सी एक्सेस में डालते हैं रिएक्शन करने के लिए। और इसे एक्सेस में डालने के साथ ही इसकी हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग ये भी एक मेटलर्जी की स्टेप होती है, और जिसका मतलब होता है हीटिंग अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रोस्टिंग मीन्स
हीटिंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है, ये रोस्टिंग प्रोसेस जिस इंस्ट्रूमेंट में कराई जाती है वो नाम भी ज़रूरी है, जनरली पूछ लिया जाता है इन विच इंस्ट्रूमेंट दिस प्रोसेस इज परफॉर्म। द इंस्ट्रूमेंट नेम इज रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस फर्नेस का नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसमें ये प्रोसेस कराई जाती है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हमको लेना है क्रोमाइट और उससे मिलाना है एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रोस्टिंग करानी है। रोस्टिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिस इंस्ट्रूमेंट में रोस्टिंग कराई जाएगी उसका नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस। जब हम इसे हीट करते हैं तो सबसे पहले ये अपने जिस आयन के फॉर्म में चेंज होता है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमेट आयन, CrO4 2 नेगेटिव। दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। हम डाइक्रोमेट आयन के साथ तो बहुत आसानी से फैमिलियर होते हैं। ठीक, डाइक्रोमेट आयन क्या होती है? डाइक्रोमेट आयन होती है Cr2O7 2 नेगेटिव, एंड दिस इज द क्रोमेट आयन, दैट इज CrO4 2 नेगेटिव। डाइक्रोमेट आयन सबसे ज़्यादा आप लोग डिस्कस करेंगे तो सेकेंड नंबर इसी का आता है, क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव। और ये जो आयन होती है इसका कलर भी पूछा जाता है, तो दिस इज द येलो कलर आयन। इस आयन का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। दिस इज द येलो कलर आयन। इसके बाद अगली स्टेप आती है। इस अगली स्टेप में हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पे ये जो क्रोमेट आयन है वो चेंज हो जाती है डाइक्रोमेट आयन से, Cr2O7 2 नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। और ये जो डाइक्रोमेट आयन होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। ये जो डाइक्रोमेट आयन होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। एक बार हम बात करें, हमने सबसे पहले एक ओ लिया, दैट्स नेम इज क्रोमाइट, और द फॉर्मूला इज FeO.Cr2O3। हम इसमें एक साथ दो प्रोसीजर देख रहे हैं। हम जहाँ इससे क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं, कैसे क्रोमियम प्योर स्टेट में पाया जा सकता है, वैसे ही हम साथ में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस क्रोमाइट और से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जा सकता है। मतलब ये अकेला और है जो दोनों काम करेगा। इससे आप एक्सट्रैक्शन भी कर पाएंगे क्रोमियम का और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना सकेंगे। एक जनरल फ्लो चार्ट से पहले देखना चाहते हैं कि स्टेप्स क्या होती है, फिर एक एक के रिएक्शंस देख के हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इसमें आपको एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा, रोस्टिंग करवानी पड़ेगी। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग अ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस होती है वो एक फर्नेस में कराई जाती है, दैट फर्नेस इज कॉल्ड रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग जो स्टेप्स होती है मेटलर्जी की वो कराई जाती है रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। ऐसा करने पे सबसे पहले का आयन बनेगी, दैट इज क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, द कलर इज येलो। क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, द कलर इज येलो। Then on addition of sulfuric acid changes to dichromate ion, that is Cr2O7 2 negative, adds a orange color ion. This is a orange color ion. और जब ये Cr2O7 2 negative बन जाता है, next day, जब ये Cr2O7 2 negative बन जाता है which is a orange color ion, तो हम इसमें अब बाइफर्केशन ला सकते हैं, इसकी स्टेप वैरी कर सकते हैं, डिपेंड कि हम इससे क्रोमियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना चाहते हैं। एक्चुअली ये डाइक्रोमेट आयन तो ऑलरेडी बन चुकी है, पर आप इक्वेशन में देखेंगे ये अभी सोडियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में, क्योंकि हमने इनिशियली कौन सा कंपाउंड लिया था, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के रूप में सोडियम है,
तो ये होगा अभी सोडियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में, तो हमें मिलाना पड़ेगा इसमें KCl, और अगर हम इसे KCl में चेंज करेंगे तो KCl में लाते ही ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट आयन के ऑरेंज कलर के कारण हमारा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑरेंज कलर का होता है। इट्स अ ऑरेंज कलर क्रिस्टल। केमिस्ट्री में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कलर्स की इम्पोर्टेंस होती है, वैसे यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसका ऑरेंज कलर याद रखना है। जो क्रोमेट आयन थी CrO4 2 नेगेटिव वो थी येलो कलर की, और ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, इट्स अ ऑरेंज कलर आयन। अब अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बना चाहते और हम क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन कराना चाहते हो तो यहाँ से जो स्टेप है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमको सबसे पहले कोक मिलाना पड़ेगा। कोक मिलाने के स्टेप को रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि रिडक्शन इसलिए क्योंकि इसमें जो बनने वाला सब्सटेंस है वो देखिएगा, यहाँ पर जो है Cr2O4 2 नेगेटिव बन गया। अब जो ये Cr2O4 2 नेगेटिव बन गया तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे और यहाँ 4 ही है, मतलब 3 ऑक्सीजन कम हो गए। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब कोक की मदद से हम क्या करा रहे हैं, यहाँ कोक की मदद से इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम यहाँ रिडक्शन करा रहे हैं। और जिस तरह ये कहा गया कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन स्टेप जो होती है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराई जाती है, वैसे ही जो रिडक्शन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में कराया जाता है। मेटलर्जी में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कई बार, मगर जनरली अगर आप नॉर्मल स्टेप्स देखें तो आपको यही याद रखना है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराई जाती है, और जो रिडक्शन की स्टेप है वो ब्लास्ट फर्नेस में कराई जाती है। तो हमने इसका रिडक्शन कराया। आप इसे ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंस में देख सकते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 7 2 14, 2 कम कीजिए 12, क्रोमियम पे 1 कितना ही 6। यहाँ पे जहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे अगर आप बात करें 4 2 8, 8 में से 2 कम किया 6, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, मतलब क्रोमियम चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +6 to +3। दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और हमने ये बात की थी अभी कि क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रीन कलर दिखाता है। कलर्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बात की जा रही है कलर की। तो सबसे पहली आयन जो आई थी वो आई थी क्रोमेट आयन Cr2O4 2 नेगेटिव, कलर येलो। द नेक्स्ट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, पोटेशियम डाइक्रोमेट की आयन, डाइक्रोमेट आयन दैट इज ऑरेंज कलर। और हम बात करें क्रोमाइट की Cr2O4 2 नेगेटिव, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रीन कलर दिखाता है, और जनरली ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्पेशली एसिडिक मीडियम। अगर अल्कलाइन मीडियम होगा तो उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। अब ये जो आयन बन गई है उसके नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हम क्रोमियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसमें NaOH मिलाया जाता है। NaOH मिलाने पे क्रोमियम का ऑक्साइड मिलता है Cr2O3, और फिर आते हैं हम लास्ट स्टेप में, हम एल्यूमिनियम से इसका रिडक्शन कराते हैं, जिसमें हमें क्रोमियम मिलता है विच इज़ 92% प्योर। और ये जो मेथड है इट्स कॉल्ड गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। There is a Goldsmith एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ये मेटलर्जी की एक स्टेप होती है जिसे कहते हैं गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। तो हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की हम दो चीज़ें एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, पहला तो उसका एक्सट्रैक्शन और साथ में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बनाना चाहते हैं। वह और जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है क्रोमाइट, और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रोम आयरन स्टोन। द फॉर्मूला इज FeO.Cr2O3, और इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है FeCr2O4। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट साथ में बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाला और सेम है। मैंने कहा स्टार्टिंग की स्टेप भी सेम है, बस वहाँ जाकर आपका चेंज हो जाएगा, डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर पहली स्टेप की बात करें तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया एक्सेस में, रोस्टिंग कराई। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
रोस्टिंग इज परफॉर्म इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। ऐसा करने पर जो क्रोमियम है वो चेंज हो गया क्रोमेट आयन में, CrO4 2 नेगेटिव, विच इज़ अ येलो कलर आयन। देन वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर हमें बना Cr2O7 2 नेगेटिव, विच इज़ ऑरेंज कलर आयन, डाइक्रोमेट आयन। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि सोडियम मिलाया गया था, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन सोडियम थी, इसलिए हमें जो भी डाइक्रोमेट मिला वो सोडियम के फॉर्म में मिला था। उसे पोटेशियम से रिप्लेस करने के लिए KCl मिलाया गया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, जो कि ऑरेंज येलो कलर के क्रिस्टल्स हैं। और उसकी जगह यदि हम क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, सबसे पहले कोक के साथ इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन इज परफॉर्म इन ब्लास्ट फर्नेस इंस्ट्रूमेंट। रिडक्शन इज परफॉर्म इन ब्लास्ट फर्नेस इंस्ट्रूमेंट। देन उसके बाद में ये बना क्रोमाइड आयन। दिस इज कॉल्ड क्रोमाइड आयन। इसे क्रोमाइड आयन कहा जाता है। और ये जो क्रोमाइड आयन है जिसमें NaOH मिलाया जाएगा तो बनेगा CrO3, और एल्यूमिनियम से जब उसका रिडक्शन कराया जाएगा तो हमें 92% प्योर क्रोमियम मिलेगा। और भी तरीका होता है, अगर आप इस 92% से और प्योरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे 99.7 तक लेके जा सकते हैं। एक रिडक्शन की मेथड होती है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें क्रोमिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके कैथोड को कठार के रूप में मर्क्यूरी लिया जाता है, इससे क्रोमियम और मर्क्यूरी का अमलगम बन जाता है। जब ये मर्क्यूरी होता है मेटल के रूप में अलॉयस में तो उसे अमलगम कहा जाता है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन करा के हम इस क्रोमियम की प्योरिटी बढ़ा सकते हैं, उसे हम 99.7% तक पहुंचा सकते हैं। अब हम ये प्रोसेस की स्टेप्स देखना चाहते हैं रिएक्शन वाइज, जिससे कोरिलेट करके कि केमिकली उसमें कौन सी रिएक्शन होती है जिससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना पाते हैं और साथ में हम इसमें क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन भी कर पाते हैं। तो स्टेप देखते हैं।